सो हेलो गाइस। आज हम अन्नवाह स्रोतस की व्याधि के बारे में बात करेंगे। तो ये एनसीआईएसएम का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने पॉइंट्स में स्टार्ट किया है। तो इसमें अग्निमांद्य जो है सबसे पहला टॉपिक है, अन्नवाह स्रोतस की व्याधि में पहला पॉइंट है। तो आप देखते हैं इसकी व्युत्पत्ति और निरुक्ति क्या होता है अग्निमांद्य। तो अग्निमांद्य क्या है, दो शब्दों से मिल के बना है, अग्नि प्लस मांद्य मतलब अग्निमंदता। अग्निमंदता। अब इसमें एक व्याधि परिचय है कि आचार्य चरक ने कहा है कि शरीर पोषण में जो प्रधान कारण है वो अग्नि होता है और सहायक कारण जो है वो आहार होता है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो आपका आगे पीजी का एग्ज़ाम होगा या कोई भी अगर मान लो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स वाला, तो उसमें ये जो है क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं स्टेटमेंट बेस पे। देन सेकंड पॉइंट है कि अग्नि को आयु, वर्ण, बल आदि का मूल माना गया है। मतलब जो अग्नि होती है जो डाइजेस्टिव फायर होता है सॉरी उसको आयु, वर्ण, बल आदि का मूल माना गया। मतलब अगर किसी आदमी की अग्नि अच्छी नहीं है, 13 प्रकार की अग्नि आचार्यों ने बताई है, तो अगर किसी की अग्नि या बोल सकते हो जठराग्नि अगर ठीक नहीं है, उसका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो उसका हेल्थ अच्छा नहीं होगा, उसका जो स्किन का कलर है वो अच्छा नहीं होगा, उसके बॉडी में जो ताकत होगी वो भी अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए ना इसको अग्नि को मूल माना गया है। ये भी कोई एकदम इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये स्टेटमेंट बेस पे आ सकता है, ये क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस पे आ सकते हैं। अब क्या होता है कि अग्निमांद्य क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, एक एक प्रॉपर अगर आप डेफिनेशन बोलोगे कि अग्निमांद्य क्या है, तो अग्निमांद्य वो है कि जब आदमी जो है बहुत कम मात्रा में मतलब लघु भोजन भी करेगा, बहुत कम क्वांटिटी में भी खाना खाएगा, लेकिन उसका भी वो डाइजेशन जो है सही से नहीं हो पाएगा, तो वो अग्निमांद्य कहलाता है। अब माधव निदान ने अग्निमांद्य का स्वतंत्र व्याधि के रूप में वर्णन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ सकता है, एआईपीजीडी के उसमें भी आ सकता है, और आपके अभी एमसीक्यू बेस पे अगर क्वेश्चन आते होंगे तो उसमें ये पूछ सकता है कि माधव निदान ने किस व्याधि को स्वतंत्र रूप में वर्णन किया है, तो अग्निमांद्य। अब आगे जठराग्नि के प्रकार दिए हैं, सम, विषम, तीक्ष्ण और मध्यम मंदाग्नि। तो इसमें मंदाग्नि जो है अग्निमांद्य का कारण होता है। रिफरेंस में चरक विमान स्थान 1, चरक चिकित्सा 15 जो गृहिणी चिकित्सा अध्याय है, सुश्रुत में सूत्र 46, ये रेफरेंस है। इसमें आप मेनली माधव निदान 6वां अध्याय, चरक विमान स्थान प्रथम अध्याय और चरक चिकित्सा 15 अध्याय, ये मेन आप ध्यान में रखना। अब बात करते हैं निदान क्या होता है। निदान, अग्निमांद्य का निदान क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है भोजन ना करना, अजीर्ण होने पर भी अधिक मात्रा में भोजन करना। मतलब कोई आदमी है वो खाना ही नहीं खा रहा है, मतलब टाइम पे या इरेगुलरिटी है उसके खाना खाने में, तो उससे अग्निमांद्य होगा। मतलब जो डाइजेस्टिव फायर है, जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, मान लो एक आदमी है वो प्रॉपर ब्रेकफास्ट करता है, देन लंच करता है, देन डिनर करता है अगर वो उस टाइम में अपना जो मील है वो नहीं ले रहा है, स्किप कर रहा है, तो गैस्ट्रिक जूसेस तो हैं वो सेक्रेट होते रहेंगे, लेकिन उसके कारण ना उसको अग्निमांद्य हो सकता है, मतलब डाइजेस्टिव इनसफिशिएंसी हो सकती है उसको। ये एक लक्षण होता है। तो हिस्ट्री लेते टाइम आपको प्रॉपर उसको पूछना है कि आप ब्रेकफास्ट कितने देर में करते हो, लंच कब करते हो, डिनर कब करते हो, तो ये हिस्ट्री लेना इंपॉर्टेंट है। विस्माशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी तो बहुत ज़्यादा खाना खाएगा, कभी तो बहुत कम खाना खाएगा, और कोई भी टाइम में खाना खा लेगा, मतलब उसका टाइम फिक्स नहीं रहेगा। तो कुछ भी टाइम में जो खाना खाएगा तो उसकी बॉडी जो है यूज़ टू नहीं रहेगी, और यूज़ टू नहीं रहेगी तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। असात में भोजन ग्रहण करना। अब असात में भोजन क्या होता है तो इसमें क्या है कि आदमी जो है जैसे पिज़्ज़ा बर्गर हो गया या कुछ भी ऐसा फूड जो, या सॉरी, असात में भोजन का मतलब ये होता है जो उसकी बॉडी के लिए मतलब साथ में ना हो, मतलब ये बोल सकते हो जो उसको या तो पसंद ना हो, या तो बोल सकते हो उसको मन को अच्छा नहीं लगता हो। तो
वैसा खाना देखेगा, जैसे आप मान लो आपको करेले की सब्ज़ी दे देंगे, आपको नहीं पसंद, तो आपका तो जो डाइजेस्टिव फायर है वो बढ़ेगा ही नहीं ना, आपका तो अग्नि जो है वो बढ़ेगा ही नहीं, अग्नि मांद्य ही रहेगी। तो फिर इस कंडीशन में अग्नि मांद्य हो सकता है। उसके अलावा गुरु, शीत, अतिरुक्ष, दूषित अन्न का ग्रहण, मतलब बहुत ज़्यादा भारी खाना जैसे पिज़्ज़ा बर्गर हो गया, ठंडा बासी जो खाना रहता है, या बहुत ज़्यादा जैसे अतिरुक्ष में आप बोल सकते हैं भाजी वगैरह जो होता है, जो शरीर में वात बढ़ाता है, या ऐसा मतलब वात बढ़ाएगा तो उसके कारण भी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब जो है ना आपका निदान है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वमन विरेचन स्नेहपान की व्याप्ति होना, मतलब प्रॉपर रूप से जो है वमन विरेचन जो है सही रूप में नहीं होता ना, तो उसकी व्याप्ति हो जाती है, मतलब एक कॉम्प्लिकेशन बोल सकते हो, तो उससे भी अग्निमांद्य हो सकता है। देश काल ऋतु का विषम होना, मतलब टाइम पे, जैसे कि कोई भी ऋतु है तो उसमें सही टाइम पे मतलब नहीं होता है, मतलब ऋतु जो है कोई ऋतु है उसमें अलग टाइम के खाना खा रहे हो या ऐसा टाइप का कुछ बोल सकते हो, तो ये जो है एक इसका निदान हो गया, तो ये आप नॉर्मली ऐसा पढ़ सकते हो। इसके अलावा वेग धारण, मतलब वेग धारण जो आपने पढ़ा होगा चरक में, जो वेग धारणी अध्याय है नावेगान धार्यत वाला, और अष्टांग हृदय में भी इसका वर्णन है। तो वेग धारण भी करोगे ना तो इससे क्या होता है ना कि वायु का विमार्गमन होता है, और वायु का विमार्गमन होने से जो है अग्नि अफेक्ट होती है। रोगजन्य कृष्णता रोगजन्य कृष्णता, अब ये जो है किस किस में कंडीशन में रोगजन्य कृष्णता देखी जाती है, तो एक तो राज्यक्षमा में, और एक तो आपको प्रमेह में भी दिख सकती है, और एक तो ना थायराइड के डिजीज़ में भी आपको रोगजन्य कृष्णता दिख सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब देन हम संप्राप्ति की ओर बढ़ते हैं कि कैसे अग्निमांद्य होता है। तो पहले तो एक आदमी जो है वो जो भी उपरोक्त निदान है, जो भी हमने ऊपर देखा कि वो निदानों का सेवन करेगा, तो उसकी जो जठराग्नि है, जो उसका डाइजेस्टिव फायर है वो दूषित होगा, उससे अग्निमांद्य होगा। अब अग्निमांद्य हो गया, अब क्या होगा कि जो भी खाएगा बहुत ही लघु आहार खाएगा, बहुत ही लाइट डाइट भी लेगा, तो भी उसका ना डाइजेशन सही से नहीं होगा। अपक्व, अम्ल और विष समान हानिकारक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, लिखते वक्त इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करना है ना। तो इसमें क्या है कि वो डाइजेशन होएगा ही नहीं। इसमें बोल सकते हो आप समान वायु जो होता है ना, समानो अग्नि समीपस्था कोष्ठे चरती सर्वथा, ये वाला वायु ना अफेक्ट होता है। समान वायु ही जो है वो डाइजेशन में और जो धातु निर्माण है उसमें बहुत उसका रोल रहता है। तो समान वायु की चिकित्सा आपको करनी होगी जब भी आप अग्निमांद्य का पेशेंट देखो। अब आगे जो है आचार्य वाग्भट ने अग्निमांद्य अनेक व्याधियों का हेतु माना है, मतलब जो अग्निमांद्य है उससे बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं। अब आप देख लो कि कोई आदमी का अगर जो है फूड हैबिट्स है, बावल हैबिट्स है, वो अफेक्ट हो गया तो उसको तो बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं। आयुर्वेद में एक कंसेप्ट भी है कि रोगा अपि सर्वे मंदो अग्नि भवति, मतलब बहुत सारे डिजीज़ का कारण ना मंदाग्नि होता है, और यहाँ अग्नि मंद हो रही है। तो यही बात आचार्य वाग्भट ने कहा है कि अगर किसी की अग्नि मंद है तो बहुत सारे व्याधियों का वो हेतु होता है। अब एक सामान्य संप्राप्ति हमने देखी थी, अब विशिष्ट संप्राप्ति देखेंगे कैसे होता है। तो आप देखो, निदान और कफ प्रकोपक आहार विहार का सेवन। कफ प्रकोपक आहार विहार ना आप ये कह सकते हो कि जो बहुत हैवी डाइट होता है, मधुर रस प्रधान हो गया, मिठाई वगैरह बोल सकते हो, पिज़्ज़ा बर्गर, तो इसको ना आप कफ प्रकोपक आहार विहार बोल सकते हो। विहार में जैसे एकदम लेट तक सोना, रात्रि जागरण करना, ये सब भी विहार में आ सकता है। इससे क्या होगा, कफ दोष दूषित होगा, कफ प्रकोप होता है, क्योंकि अग्नि से पहला ना रस धातु बनता है, और रस धातु का ही ये जो है डिजीज़ माना जाता है अग्निमांद्य। अगर रस धातु सही से निर्माण नहीं होता है तो उसमें कफ जो है एक रस से समवायी संबंध में होता है, तो अगर रस आपका अफेक्ट हुआ तो आपका कफ भी अफेक्ट होगा, और कफ जो है वो बढ़ेगा बॉडी में। इससे क्या होगी, जठराग्नि में दुर्बलता आएगी, आहार का उचित परिपाक नहीं होगा, आम विष की उत्पत्ति होगी। आम विष का मतलब यही होगा कि जो आम बनता है अपचित आहार रस, उसकी उत्पत्ति होगी और अग्निमांद्य होगा। तो इस प्रकार से इसकी पैथोलॉजी होती है अग्निमांद्य की। अब संप्राप्ति घटक देख लेते हैं। दोष,
इसमें त्रिदोष मुख्यतः रहता है लेकिन कफ प्रधान रहता है। देखो कफ प्रधान रहेगा ना तो मेनली जो है ना श्रोतोअवरोध करता है। श्रोतोअवरोध करने से ना जो अग्नि जो है डाइजेस्टिव फायर है वो अफेक्ट होती है उसके कारण ना ये अग्निमांद्य हो जाता है। दुष्य जो है अग्नि प्लस रस धातु। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो इफेक्ट या अफेक्ट होता है सबसे ज़्यादा रस धातु होता है। रस धातु अफेक्ट होगा तो कफ जो है वो भी दूषित होता है। स्रोतस क्या है? अन्नवाह स्रोतस है। और अधिष्ठान मतलब ये डिजीज़ का जो कहाँ पे ये डिजीज़ होता है तो आमाशय और ग्रहणी में होता है। ग्रहणी क्या होता है? जहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है। और आमाशय ना कफ का स्थान माना गया है। तो यहाँ ये दो जगह है यहाँ पे ये डिजीज़ जो है होती है। श्रोतोदुष्टि संघ है। संघ का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन। जैसा मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि श्रोतोदुष्टि का प्रकार क्या होता है इसमें, तो संघ होगा मतलब कि जो अन्नवाह स्रोतस है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा जिसके कारण अग्निमांद्य होगा। अग्नि का प्रकार मंदता। तो ये आपको संप्राप्ति घटक जब लिखोगे तो ये 6 पॉइंट आपको, और यहाँ पे स्वभाव भी चीरकारी है और साध्यता, ये 8 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब आगे आप मेनली क्लासिफिकेशन देखेंगे अग्निमांद्य के क्लासिफिकेशन। तो वात पित्त और कफ 3 क्लासिफिकेशन दिए हैं। अब वातज में क्या क्या रहेगा? तो वातज में वात जहाँ होता है वहाँ पेन होता है, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को। तो उदरशूल होगा यानी स्टमक में पेन होगा। तोद होगा, तोद मतलब प्रिकिंग पेन टाइप हो सकता है। अंगमर्द है। विबंध और आद्यमान। विबंध का मतलब होता है ये भी एक प्रकार से कॉन्स्टिपेशन ही है, और आद्यमान को टेम्पेनाइटिस या जो स्टमक फुलनेस होता है। अब वात है तो वात ऑब्स्ट्रक्शन भी है, तो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ना पेट फूलने लग जाता है। और दौर्बल्य और मुख शोष। दौर्बल्य इसलिए है क्योंकि रस धातु अफेक्ट हुई है। रस धातु पोषण करने का काम करती है, और रस धातु अगर अफेक्ट हुई है तो बॉडी का जो नरिशमेंट है, पोषण है, वो सही से नहीं होता, तो इसके कारण इसमें दौर्बल्य देखा जाता है। तो ये 5 लक्षण हैं वो आप याद कर सकते हो। तो आपको एक एक ट्रिक मैं बता देता हूँ कि अग्निमांद्य में कैसे आप एक ट्रिक के थ्रू इस 5 या आपका 6 लक्षण जो है उसको याद रखोगे। तो एक इमेजिनेशन करो कि एक पेशेंट आपके क्लिनिक में आया है, तो उसको बोल रहा है कि मुझे ना कॉन्स्टिपेशन है बहुत टाइम से, यानी विबंध है ना। तो विबंध है तो आप क्या करोगे? पेशेंट आता है पेट में मतलब विबंध है, बोला कॉन्स्टिपेशन है, मुझे बहुत टाइम से पेट साफ़ नहीं हो रहा है और मुझे पेट में दर्द है। और दर्द, फिर आप दर्द है तो दर्द है पेट में बोलोगे, तो आपका क्वेश्चन होगा कि पेन किस टाइप का दर्द हो रहा है, तो वो बोलेगा तोदवत पीड़ा, यानी प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन उसको कंप्लेन हो रहा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? उसको लेटाओगे और उसका एग्जामिनेशन करोगे। तो एग्जामिनेशन जब करोगे तो पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन जब करोगे तो आद्यमान दिखेगा। आद्यमान मतलब पेट फूला फूला दिखेगा। ठीक है, अब आपका ये हो गया। उसके बाद आप जो है उसका मुंह बोलोगे, मुंह खोलो आप, मुंह, तो मुंह खोलोगे तो आप देखोगे कि उसके मुंह में एकदम ड्राइनेस है, तो इससे आपका मुख शोष हो गया। उसके अलावा आप देखोगे कि वो बोलेगा कि ऐसा है, मेरे को दर्द वर्द हो रहा है, तो आप ये बोलोगे कि खाना प्रॉपर नहीं खा रहा होगा वो, क्योंकि उसके पेट में दर्द है। तो दर्द है तो खाना नहीं खा रहा होगा तो क्या होगा? उसके बॉडी में वीकनेस आएगी। वीकनेस यानी दौर्बल्य, और वीकनेस आएगी तो उसके बॉडी में अंग मर्द होगा यानी बॉडी एक होगा। तो ये एक स्टोरी है जिसके ज़रिए आप इस 6 लक्षण को याद रख सकते हैं। अब पित्तज अग्निमांद्य है, तो इसमें नॉर्मली आप पित्त के जो लक्षण होते हैं कि पित्त अगर डिस्टर्ब है तो क्या हो सकता है, क्योंकि डाइजेस्टिव फायर, पाचक पित्त डिस्टर्ब होगी इसमें, तो अरुचि होगा, तृष्णादा होगा, स्वेद बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अम्लोदगार होगा। अब आते हैं कफज अग्निमांद्य में, तो इसमें उत्क्लेश होगा और छर्दी होगी, वोमिटिंग। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कपोल प्लस नेत्रकूट में शोथ। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप भले बाकी उतना नहीं ध्यान रखोगे, लेकिन ये पॉइंट आप सबसे पहले लिखना कि कपोल में और नेत्रकूट में, मतलब जो ऑर्बिटल एरिया होता है, जो आपका आई बॉल वाला एरिया है, वहाँ पे आपका जो है एकदम स्वेलिंग दिखेगा आपको। मुख माधुर्य, क्योंकि कफ का लक्षण होता है, और आलस्यता, स्तब्धता, स्तब्धता मतलब जकड़न, और शरीर भारीपन, तो ये सब जो है कफ का नॉर्मल लक्षण होता है। इसमें आप अपने से भी लिख सकते हो, लेकिन कपोल प्लस नेत्रकूट शोथ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप
लिख सकते हो। अब साध्यता असाध्यता की बात करेंगे तो अग्निमांद्य जो है ना वो एक स्वयं एक सुख साध्य व्याधि है, लेकिन अगर इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गए या मतलब इससे और भी कोई डिजीज़ अगर उत्पन्न हो गया तो ये जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रीट करने में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्ज़ाम में आ सकता है एमसीक्यू में या इसमें कि अग्निमांद्य से कौन सी डिजीज़ होते हैं। तो अजीर्ण, यक्ष्मा, पीनस, प्रमेह ये कफज व्याधि है, क्योंकि कफज प्रधान हो रहा है इसमें, तो कफज व्याधियाँ ज़्यादा होंगी। एक ट्रिक इसके लिए है कि आ या पीपी ये आप याद कर सकते हो। अब बात करेंगे इसके मॉडर्न पार्ट की। मॉडर्न पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। डाइजेस्टिव इनसफिशिएंसी क्या है? इनएडुकेट आपका डाइजेशन है फूड का। एसिड इरेक्टेशंस ये GERD में देता है, मतलब बैक फ्लो होता है, जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो बैकवर्ड फ्लो हो जाती है। एनोरेक्सिया होगा, खाना खाने का मन नहीं होगा। मैलेस होगा, मतलब कमज़ोरी लगेगा, जैसे हम लोग पहले बात किए हैं वही है। अल्टर्ड बाउल ये सब जो है नॉर्मल एक टिम्पेनाइटिस एक इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप। इसमें क्या होगा ना कि भाई डिस्टेंडेड एब्डोमेन रहेगा, क्योंकि गैस फिल रहती है एब्डोमेन में। ये आप जब एग्जामिन करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। बर्निंग सेंसेशन एंड चेस्ट पेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इसका ना डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप कार्डियक पेन या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से भी बना सकते हो। कोई पेशेंट अगर आपके ओपीडी में आया, बोल रहा है मुझे बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है और चेस्ट पेन हो रहा है, तो आपका बहुत जा सकता है उधर कि इसको कहीं पेशेंट को तो कोई कार्डियक रिलेटेड डिसऑर्डर तो नहीं हो गया या अटैक तो नहीं आया। तो सेफ्टी पर्पस के लिए आप उसमें आइसोसोर्बेट या नाइट्रोग्लिसरीन का 5 mg का टैबलेट सबलिंगुअल दे सकते हो सेफ्टी पर्पस के लिए। वरना नॉर्मली आप पेंटोप्राजोल जो होता है, जो H2 प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जिसको आप बोल सकते हो, उसको आप दे सकते हो पेंटोप्राजोल का टैबलेट। तो उससे भी पेशेंट को रिलीफ मिल सकता है अगर उसका गैस्ट्रिक इंड्यूस है। और अगर कार्डियक इंड्यूस होगा तो आइसोसॉर्बेट 5 mg का टैबलेट दोगे तो एक रिलीफ मिलेगा, ताकि अगर आपको उसको कार्डियक रिलेटेड है तो आप उसको हॉस्पिटल तक ले जा सको। वैसे तो रोग निदान में ऐसा चिकित्सा वगैरह पूछता नहीं है, बट जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। चिकित्सा सिद्धांत कैसा करोगे आप अग्निमांद्य का नॉर्मल ट्रीटमेंट? तो हितकर आहार का उचित काल एवं उचित मात्रा में प्रयोग, दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग और घृतपान, ये आपको इस लाइन में ट्रीटमेंट करना है। अब नेक्स्ट जो हम डिजीज़ पे आते हैं वो है अजीर्ण। अजीर्ण जो है एक स्वतंत्र व्याधि भी हो सकती है और कई व्याधियों का लक्षण भी हो सकती है। अजीर्ण का जो परिचय है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये उपमा के रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि किसमें ये वाली उपमा दी गई है। कि असंयमी व्यक्ति, मतलब एक बोल सकते हो हप्सी बोलते हैं ना जिसको, जो एकदम मतलब खाने पीने में जिसका कोई संयम नहीं होता है, वो एकदम पशुवत, मतलब एकदम जो जानवर होते हैं ना, जैसे जानवर खाते हैं ना वैसे टाइप का खाना खाएगा। और भोजन जो है वो सम प्रमाण या विषम प्रमाण का ध्यान जो है वो नहीं रखेगा। अब एक आदमी है जो बहुत मतलब जिसको खाना मतलब खाने का लालची है, तो वो क्या करेगा, एकदम राक्षस के जैसे, जानवर के जैसे वो क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखेगा और खाना खा लेगा। तो उससे जो है उसको ये डिजीज़ हो सकती है। माधव निदान 6/14 का श्लोक है, आप देख सकते हो जाके। ये उपमा के रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। अब इसका परिभाषा एक देख सकते हैं, तो भोजन जो है उचित परिपाक ना होना अजीर्ण है। कि भोजन अगर सही से डाइजेस्ट नहीं होगा तो पेशेंट अजीर्ण उसको बोलेंगे। अब आहार जीर्ण का ये आपके मतलब इसको एग्ज़ाम में लिखने के लिए तो नहीं, लेकिन एक जनरल आपको इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हो इसको कि आहार जीर्ण होने के लक्षण क्या होते हैं। कि खाना जब पच जाता है तो उसका क्या क्या लक्षण होता है। माधव निदान 6/24 का ये श्लोक है। उद्गार शुद्धिरुत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचिता लघुता अक्षुच्छुत पिपासा च जीर्णस्य लक्षणम। मतलब उद्गार शुद्धि, मतलब डकार आएगा तो आप समझ लेना कि खाना डाइजेस्ट हो रहा है या प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है डाइजेशन का। बॉडी में उत्साह रहेगा, मतलब जिसको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, जिसका खाना सही से पच रहा है ना, उसको मतलब उसकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स बहुत होंगे। और वेग सही से निकलेगा बॉडी से, मतलब जो भी स्टूल है या यूरिन है वो सही से निकलेगा।
उसके बाद बॉडी में ना हल्कापन लगता है उसको, और क्षुध पिपासा ये सब भी सही से लगता है। ये सब उसके लक्षण होते हैं। निरुक्ति और व्युत्पत्ति जो है, चक्रपाणी ने बताया कि आहार पित्त आदि दूषित होता है, मतलब जो समान पाचक पित्त है वो मेनली आपका, और समान वायु, ये दो चीज़ अजीर्ण में अफेक्ट होते हैं, उससे अजीर्ण होता है। कविराज गणनाथ सेन ने क्या बोला है? अन्न का सुख तरीके से पाचन नहीं होगा, अनेक व्याधियाँ, मतलब कि अगर खाना आदमी खाता है उसका पाचन सही से नहीं होता है, उससे बहुत सारी डिजीज़ होती है, और वो बहुत सारी डिजीज़ जो है अजीर्ण के कारण होती है, और अजीर्ण जो है कई व्याधियों का मूल है। जो मैंने आपको श्लोक बताया था, रोगा सर्वे अपि मंदो अग्नि भवति, ये आप एग्ज़ाम में जब संप्राप्ति लिखोगे तो ये श्लोक आप डाल सकते हो हर डिजीज़ में, क्योंकि आयुर्वेद में हर डिजीज़ का जो मूल है वो मेन अग्नि माना गया है, तो ये श्लोक आप लिख सकते हो। रेफरेंस के मैंने पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, चरक विमान 2, चिकित्सा का 15, सुश्रुत सूत्र 46, तो इसमें आप 1-2 अपने हिसाब से लिख सकते हो, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा इंप्रेशन पड़े लिखने के टाइम पे। अब निदान क्या क्या होते हैं? अजीर्ण जो होता है, अब किसी को कॉन्स्टिपेशन जो बोल सकते हो आप हो रहा है, तो उसका क्या क्या निदान है? तो निदान को 3 रूप में हम लोग मेनली डिवाइड करेंगे, आहारज, विहारज और मानसिक। मतलब डाइट से, उसके रूटीन से, और उसका जो मेंटल लेवल है, स्ट्रेस है, या जो भी है आप उससे आप डिफ़ाइन करोगे। आहारज में क्या होगा? जब आदमी जो है बहुत ज़्यादा पानी पीता है, विषमाशन जैसे आपने अग्निमांद्य में देखा था, असात में भोजन, गुरु शीत और विदाही अन्न सेवन, तो इससे जो है अजीर्ण होगा। एक स्टोरी बताता हूँ इसके लिए, कि जैसे कोई भी है बहुत ज़्यादा विदाही अन्न ले लिया, तो विदाही ले लिया तो थोड़ा उसको तकलीफ़ हो रहा है, तो तकलीफ़ हुआ तो क्या किया, बहुत ज़्यादा पानी पी लिया। पानी कैसा था? ठंडा था, तो ठंडा पानी पी लिया, और जो खाना उसने खाया था वो बर्गर खाया था। तो बर्गर कैसा होता है? असात में भोजन रहता है और गुरु रहता है, और खाने का जो टाइमिंग था वो उसने ना जो उसका खाने का जो टाइमिंग होता है 9 बजे टाइमिंग था, तो उसने क्या किया कि उससे पहले खा लिया और बहुत ज़्यादा खा लिया। तो ये एक अजीर्ण का आहारज निदान का एक ट्रिक हो गया, जिससे आप इमेजिन करके याद कर सकते हो इसके निदान। अब विहारज की बात करते हैं, तो वेग विधारण तथा स्वप्न विप्रेय। स्वप्न विप्रेय क्या मतलब क्या होता है? स्लीप डिस्टर्बेंस, मतलब कि रात में जो सोता है वो दिन में सोएगा, या दिन में सोता है तो जैसे रात्रि जागरण कोई करता है तो उसको अजीर्ण हो सकता है। तो ये आप याद रख सकते हो। वमन विरेचन व स्नेह विभ्रम मिथ्या योग, मतलब जैसा कि पहले मैंने बताया था कि कोई जैसे वमन विरेचन जैसे पंचकर्म कराने गया है, और उसमें पूर्व कर्म करते हैं स्नेहन स्वेदन वगैरह, तो वो अगर सही से नहीं होता है ना, तो उससे भी अजीर्ण हो सकता है। रोगजन्य कृष्णा, रोगजन्य कृष्णा आपने अग्निमांद्य में भी देखा था, तो ये ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट अगर आपके पास आएगा ओपीडी में, तो वो भी ये कंप्लेन लेके आएगा कि मुझे बहुत टाइम से कॉन्स्टिपेशन है। और भी बहुत, जैसे डायबिटिक पेशेंट हो गया या थायराइड वाले पेशेंट हो गए, तो वो भी ये कंप्लेन लेके आ सकते हैं। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, तो उसमें भी रोगजन्य कृष्णा, मतलब पेशेंट का वेट जो है वो लॉस होता है। देश काल ऋतु सात्म्य, मतलब वही सही टाइम पे, मतलब जो अनूप देश का प्राणी है वो जांगल देश का भोजन खा रहा है, तो ये मतलब जिस टाइम में जो रस वाला भोजन करना चाहिए वो नहीं करके अपोजिट रस वाला भोजन कर रहा है, तो उससे भी अजीर्ण हो सकता है। अब मानसिक निदान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड ये है, मतलब आप अप्लाइड इसका देख सकते हो आपके डे टू डे लाइफ में। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम लोग का एग्ज़ाम होता है, तो क्या होता है, हम लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, यानी चिंता होती है, बहुत ज़्यादा शौक होता है, क्रोध भी आता है, जैसे पढ़ते पढ़ते गुस्सा भी आ जाता है, यार कितना पढ़ना है, और डर भी लगता है कि यार एग्ज़ाम में कहीं ये क्वेश्चन तो नहीं आ गया। लेकिन उसके बाद एक लोभ भी रहता है, नहीं यार थोड़ा सा मेहनत कर लेता हूँ, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो अच्छा मुझे परसेंटेज हो जाएगा, है ना। तो दुख भी थोड़ा लगता है कि यार नहीं थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा मतलब टेंशन होता है, तो और जलन भी होती है, कहीं मेरे फ्रेंड का तो मुझे मेरे से ज़्यादा नंबर नहीं आ जाएगा, है ना। तो इससे क्या होता है कि अन्न द्वेष होने पर भी भोजन, मतलब उसके बाद जो है जलन होता है, लेकिन क्या होता है कि उस टाइम पे खाना खाने का मन नहीं होते रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, अन्न में उतना रुचि नहीं रहता, लेकिन फिर भी मम्मी लोग जो है ज़बरदस्ती खिला देते हैं हमको, तो उससे ना ये सब जो है मानसिक कारण रहते हैं, उसके कारण ये अजीर्ण रोग होता है। और दीनता का मतलब भी दुखी भी बोल सकते हो इसको।
अब गणनाथ सेन ने इसकी पैथोलॉजी या संप्राप्ति बताई है कि निदान सेवन करेगा, वात पित्त कफ दूषित होंगे, काय अग्नि दूषित होगी और अजीर्ण होगा। अब एक संप्राप्ति इसकी देख लेते हैं। तो संप्राप्ति में क्या होगा, नॉर्मली निदान सेवन है, कफ प्रधान त्रिदोष प्रकोप होगा, काय अग्नि दुष्टि होगी, अन्न का अपूर्ण पाक और अजीर्ण, ये इस प्रकार से इसकी पैथोलॉजी है। आप इसका ये भी देख सकते हो, आपका दोष क्या है, कफ प्रधान है। काय अग्नि, ये याद रखना, दुष्य में काय अग्नि प्लस रस धातु, ये इंपॉर्टेंट है। श्रोतोदुष्टि संग है, श्रोतस अन्नवाह है, और स्वभाव इसमें याद रख लेना दारुण है। अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है अजीर्ण में, वो है इसके टाइप्स। तो टाइप्स में सुश्रुत ने 4 प्रकार बताए हैं, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण, रस शेष अजीर्ण। माधव ने 2 एक्स्ट्रा बताए हैं, जैसे 6 बताए हैं इन्होंने, तो आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण, रस शेष अजीर्ण, ये तो 4 ऊपर भी देखे हैं। इन्होंने एक्स्ट्रा क्या बताया है, दिनपाकी अजीर्ण और प्राकृत अजीर्ण, ये 2 इन्होंने एक्स्ट्रा बताए हैं। अब पूर्व रूप इसका जो है, चरक विमान स्थान में जो अग्नि दुष्टि के प्रारंभिक जो लक्षण होते हैं वो ही इसके पूर्व रूप माने गए हैं अजीर्ण के। तो क्या पूर्ण रूप होता है, अन्न इच्छा नहीं होना, अरुचि, अविपाक, छर्दी। देखना, जब किसी इंसान को कॉन्स्टिपेशन होगा तो उसको खाना खाने का मन नहीं होता, और अगर आप उसके सामने कितना भी टेस्टी फूड लाओगे, उसको खाना खाने में एकदम अरुचि होगी, और एक तो अविपाक है ही उसके में, मतलब उसका खाना डाइजेशन नहीं हुआ है, और उसको ना उल्टी उल्टी जैसा लगेगा हमेशा। तो ये इसके पूर्व रूप हो जाते हैं। अब सामान्य लक्षण इसके आप देख सकते हैं, विष्टब्धता होगी, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है, मल पड़ा हुआ है, तो उससे क्या होगा कि बावल क्लियर नहीं होगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो विष्टब्धता होगी। अंग साध होगा, मतलब बॉडी एक होगा। भ्रम होगा, भ्रम मतलब थोड़ा सा उसको कन्फ्यूजन जैसा, मूर्छा, चक्कर आने जैसा लगेगा। पृष्ठ कटी स्तब्धता, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये इससे याद रख लेना कि क्योंकि आमाशय पक्वाशय नीचे है, तो नीचे है, तो नीचे में अब पड़ा हुआ है मल, तो उससे क्या होगा, वायु ऊपर नीचे होगा, तो इसमें पेन होगा, बैक पेन होगा, पृष्ठ कटी, ये सब मतलब ये सब में पेन होगा। सिरोशूल होगा, जृंबा, अंगमर्द, बॉडी एक होगा, वही वायु ऑब्स्ट्रक्शन है ना, क्योंकि देखो ऑब्स्ट्रक्शन है तो अपान वायु जो है वो नीचे नहीं जा पाएगा, और वही अपान वायु ऊपर जाके पूरे बॉडी में दर्द करेगा, बैक में पेन करेगा। तो इस प्रकार से तृष्णा और ज्वर, तृष्णा और ज्वर क्यों होगा, क्योंकि वही है, अग्नि अंदर के अंदर ही है, ये आप याद रख सकते हो एक इमेजिनेशन के लिए। तो वो अग्नि और वायु ये पूरा बॉडी में फैल के ना पूरे बॉडी में रस धातु को कम कर देगा, पूरा सुखा देगा, तो इससे क्या होगा, प्यास ज़्यादा लगेगी और ज्वर भी होगा, क्योंकि ज्वर आम दोष से ही उत्पन्न होता है, तो ये होगा। और बार बार मल प्रवृत्ति, अरुचि और अविपाक, बार बार मल प्रवृत्ति, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अजीर्ण में। पेशेंट का पेट साफ नहीं होगा ना, तो उसको बार बार, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि यार मुझे पेट साफ करना है, तो बार बार बाथरूम जाएगा। अब इसमें इसके विशिष्ट लक्षण देखते हैं, तो आप इसमें मेनली ना आमाजीर्ण में कौन सा दोष प्रधान होता है, तो कफ दोष प्रधान होता है, ठीक है। नेत्र कपोल शोथ पहले भी हम देख चुके हैं, जो कफज अग्निमांद्य है उसमें भी ये लक्षण मिला था। सद्यो भक्त आहार, समान गंध रस युक्त उद्गार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आमाजीर्ण में, मतलब जैसा वो खाना खाया रहेगा उसी के टाइप का। कभी कभी देखना, आपका अगर डाइजेशन सही नहीं होगा ना, तो जो आप खाए रहोगे, फॉर एग्जांपल कुछ आपने पिज्ज़ा बर्गर खाया, तो उसके टाइप का ना आपको डकार आएगा, आपको डकार में वो चीज़ फील होगी, तो ये आमाजीर्ण का लक्षण है। विदग्धाजीर्ण में पित्त बढ़ा रहेगा, और इसमें क्या है, सधूम अम्लोदगार, मतलब खट्टी डकारें आना जिसको बोलते हैं, और चेस्ट रीजन में और हार्ट रीजन में एकदम जलन टाइप की होगी। विष्टब्धाजीर्ण जो होता है, इसमें वात दोष प्रधान रहता है, बढ़ा रहता है वात। अग्नि वैषम्य होगा, क्योंकि वात अगर बढ़ता है ना तो विषम अग्नि होती है उसमें, तो भोजन जो है वो कभी अच्छे से परिपाक होता है और कभी परिपाक नहीं होता है, तो इससे विष्टब्धाजीर्ण होगा। इसके बाकी लक्षण जो है ना, आप इसके दोष के अनुसार भी एक्स्ट्रा, अगर आंसर वैसा आ गया तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। एक यहाँ 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अष्टांग हृदय सूत्र 8/25 में सद्यो भक्त इवोद्गारा शोफो अक्षी गंड्यो, और माधव निदान में शोथो गंड अक्षी गंड्यो उद्गारश्य यथा भुक्तम विदग्धा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों आप रेफरेंस देख सकते हो। माधव निदान 6/11 में उद्गारश्य सधूमम्लम स्वेदो दाहश्च जायते, ठीक है। अब रस शेष अजीर्ण में
क्या होता है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना कि शुद्ध उद्गार की प्रवृत्ति होती है। मतलब इसमें क्या होता है ना, कुछ भाग भोजन आप करोगे तो उसका मान लो 50% डाइजेस्ट होगा एंड 50% अनडाइजेस्टेड रहेगा। तो जो डाइजेस्टेड वाला है उसके कारण शुद्ध उद्गार में प्रवृत्ति होगी, और अनडाइजेस्टेड वाला है उसके कारण हृदय में भारीपन होगा। ये आप याद रख लेना। दिन पाकी में कोई उपद्रव नहीं होता। ये एक हेल्दी पर्सन में भी दिन पाकी अजीर्ण होता है। जैसे कोई आदमी ना, नॉर्मली किसी की प्रकृति होती है कि मान लो खाना खाया है तो 24 घंटे में नहीं होता डाइजेशन, थोड़ा लेट से होता है, तो उसको आप एक नॉर्मल अजीर्ण बोल सकते हो, प्राकृत अजीर्ण, दिन पाकी अजीर्ण बोल सकते हो। प्राकृत वही है, इसमें भी विकृत स्थिति नहीं है, एक हेल्दी पर्सन में देखा जा सकता है। और इसमें अगर आपको कोई पेशेंट अगर इसका कंप्लेन लेके आता है तो आप उसको लेफ़्ट साइड में ऐसे मतलब वो करके सोने के लिए बोलोगे। अन्न विष जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसका चरक ने उल्लेख किया है। अन्न विष में वही जो आम दोष की उत्पत्ति होती है और जिससे फर्दर ऑन जो दूषित धातुओं की जो उत्पत्ति होती है वो अन्न विष बोल सकते हो आप उसको। रस शेष अजीर्ण का एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है माधव निदान 6/13 में, रस शेषो अन्न विद्वेषो हृदय अशुद्धि गौरवे। मतलब इसमें क्या होगा, अन्न से अन्न खाने का मन नहीं होगा और हृदय में एकदम अशुद्धि, मतलब एकदम भारीपन, अशुद्धि टाइप का लगेगा और भारीपन लगेगा। शुद्ध उद्गार में प्रवृत्ति, इसमें एक ये वाला श्लोक भी दिया हुआ है, इसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र 46/503। ये आप इसमें लिख सकते हो, अगर ये 5 मार्क्स में आ गया तो ये श्लोक आप लिख सकते हो, उद्गार शुद्ध व अपि भक्त आकाशान जायते हृदय गुरुता चायस्य। ये आप ये वाला श्लोक याद भी कर सकते हो या नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर ऑन हम मूव करेंगे तो देखेंगे कि सामान्य उपद्रव क्या क्या हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर किसी आदमी को अजीर्ण है। तो मूर्छा, प्रलाप, वमन, प्रसेक, शैथिल्य, भ्रम। तो इसको एक ट्रिक से याद करो, एमपी में वीपी सब, मतलब जो एमपी मध्य प्रदेश में सब लोग वीआईपी, आप आई हटा देना, एमपी में सब लोग एकदम वीआईपी हैं, सब कोई वीआईपी हैं। तो इससे आप ट्रिक से याद कर सकते हो। विशिष्ट उपद्रव, वात वाले में क्या होगा, आद्यमान और विष्टम होगा, पित्त में अम्ल पित्त और कफ में यक्ष्मा, पीनस और प्रमेह। तो ये आप देख सकते हो। मूत्र संश्लिष्ट अन्न विष पुरुष, इसमें कुक्षी विकार होगा, क्योंकि मूत्र और पुरुष कहाँ से निकलता है, नीचे से, तो नीचे क्या है, कुक्षी है, तो कुक्षी वाले विकार दिखेंगे। धातु संश्लिष्ट में जैसा मैंने आपको ऊपर में बताया था कि जो धातुगत वाला विकार होगा वो उत्पन्न होगा। चीरकालिक उपद्रव क्या होते हैं, मतलब जो अगर किसी इंसान को लॉन्ग टाइम के लिए कॉन्स्टिपेशन हो गया तो क्या उसके में दिखेंगे। तो एक तो आम विष से अल्सक और विसूचिका। अल्सक का मतलब होता है आलसी की तरह जो है वो मल है पड़ा रहेगा वहाँ पे। आम रस से आम बात है, उसको को रिलेट कर सकते हो या बोल सकते हो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस से कर सकते हो। आयुर्वेद में हर रोग का जो मूल कारण अग्नि है, तो इसी कारण से कभी भी कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है तो अग्नि की चिकित्सा से स्टार्ट करें तो ट्रीटमेंट सफल होगा। अब इनडाइजेशन की बात करते हैं जो इसका मॉडर्न पार्ट है। सो इसमें है इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ फूड ड्यू टू लैक और डाइल्यूशन ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम्स। तो इसमें मॉडर्न एस्पेक्ट से अगर आप देखोगे, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जो पैप्टिक जूसेस होता है, प्रोटीएस, ये सब जो भी ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सब जो रिलीज़ होता है उसका डाइल्यूशन हो जाता है। डाइल्यूशन कैसे होता होगा, या तो स्टमक का पीएच कम हो जाए, या किसी प्रकार का, मान लो कोई आदमी लंबे टाइम से पेंटोप्राजोल ये सब ले रहा है तो उसका स्टमक का पीएच कम है, स्टमक का पीएच या पित्त कम है, तो इससे क्या होगा, जो है आदमी का जो है डाइजेशन सही से नहीं होगा और उसको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे बस 3 चीज़ें बताई है, ड्रग्स, एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये मेन हिस्ट्री लेना है आपको कि पेशेंट जो है इनडाइजेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो कहीं तो कोई वो डायबिटिक का भी मेडिसिन आप इसमें ऐड कर सकते हो, थायराइड की मेडिसिन भी ऐड कर सकते हो, या तो कोई नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग तो नहीं ले रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो नहीं ले रहा है ना। तो ये आप हिस्ट्री ले हो। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ तो नहीं है कहीं, पैनक्रेटाइटिस तो नहीं है, और हाइपर कैल्सीमिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप देख सकते हो। एनीमिया एंड वेट लॉस क्लिनिकल फीचर में वोमिटिंग, हेमेटेसिस और मेलिना,
और पैल्पेबल एब्डोमिनल मास, ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब करोगे ना तो पैल्पेट जब करोगे तब आपको दिखेगा। और डिस्फेजिया मतलब डिफ़िकल्टी इन swallowing, ये आपको क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे। अब एक शॉर्ट में इसका ट्रीटमेंट है कि क्या आमाजीर्ण होगा तो लंघन कराओ, विदग्धाजीर्ण होगा तो बार बार वॉमिटिंग कराना है और शीतल जल पिलाना है, क्योंकि इसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहता है। विषटब्धाजीर्ण अगर है तो विषटब्धाजीर्ण में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, तो वात अनुलोमन कराना है और गर्म पानी और उदर प्रदेश से में सेक करना है। रस तेज अजीर्ण में पूर्ण नियम से शयन कराना है, लंघन और पाचन द्रव्य इसका यूज़ करना है। मतलब वही वाम पार्श्व में जो मैंने बताया था कि सोना है, तो उससे जो है आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सो आज हम बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है वहाँ पे हम अम्ल पित्त के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और किसी भी प्रकार का आपको कोई सजेशन देना हो या कोई अगर मुझसे पढ़ाते वक्त कुछ भी आपको लगा हो कि गलत है या कुछ ऐड ऑन करना चाहिए, तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू।